स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दिनांक 18 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स में। तो आप इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी कक्षा की। और आज का हमारा पहला प्रश्न, राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन की शुरुआत कब से होगी? तो दोस्तों, पिछले वर्ष भी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था और इसी क्रम में अब जो है दोबारा से इस साल इनका आयोजन किया जाएगा 23 जून 2023 से। तो कल इसकी घोषणा की गई थी और इसी क्रम में चूँकि बजट 2023-24 में भी इसको सम्मिलित किया गया था, खेलों में छात्रों का योगदान बढ़ाने और राज्य से और अधिक खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए इनको वापस से 23 जून को शुरू किया जा रहा है। खेल दिवस अर्थात 29 अगस्त 2023 को आगे चलकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। तो जो जो खेल इसमें होने वाले हैं उनके नाम आप जरूर याद कर लें। जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो कबड्डी, खो खो, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और रस्साकसी। तो कुल मिलाकर के 7 खेल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 खेल होंगे, जिनमें से 2 महिला वर्ग के खेल यहाँ पर होने वाले हैं। इसी तरह से अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में कबड्डी, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स आदि खेलों का प्रयोग जो है आयोजन किया जाएगा। तो अंतर आप देख सकते हो, कबड्डी दोनों में है, ठीक है, खो खो महिला वर्ग का ये भी दोनों में है, फुटबॉल भी है और वॉलीबॉल भी है, लेकिन यहाँ पर टेनिस बॉल, क्रिकेट भी। लेकिन एथलेटिक्स शहरी क्षेत्र में अलग है, जबकि रस्साकशी और जो शूटिंग बॉल है वो ग्रामीण क्षेत्र में अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, इसका नया पोर्टल कल शुरू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन सहकारी ऋण के रूप में यहाँ पर लोगों को दिया जाएगा। कुल 3000 करोड़ रुपए का ऋण इसमें वितरित किया जाएगा, जिसमें ब्याज पर छूट मिलेगी। तो राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना का नया पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इस योजना में लगभग 1.5 लाख परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और ये ऋण 25,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का होगा। इस योजना के अंतर्गत जो हमारे केंद्रीय सहकारी बैंक है उनके द्वारा ये ऋण दिया जाएगा। योजना को RCDF से भी जोड़ा गया है, क्योंकि जो डेयरी क्षेत्र में पशुधन के साथ में काम करने वाले पशुपालक हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो कौन इसके लिए जो है एलिजिबल है? ग्रामीण क्षेत्रों में 5 वर्ष से निवास कर रहे परिवार, हस्तशिल्प का कार्य हो, चाहे लघु उद्योग हो, कताई बुनाई का काम हो, रंगाई, छपाई या दुकान, और इसके साथ साथ पशुपालन की गतिविधियां, इनमें हर परिवार के एक सदस्य को ऋण इसमें दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले RS जंक्शन पर आप सभी के लिए इकोनॉमिक रिव्यू का कोर्स भी जो है एक शुरू किया गया है। इसमें आपको मिल रहे हैं चैप्टर वाइज PDF माइंड मैप्स के आधार पर। तो नॉर्मल नहीं बल्कि अलग तरीके से माइंड मैप्स पर मैंने इसको तैयार किया है। इसका पहला चैप्टर मैंने आपको हमारे टेलीग्राम पर भी दे दिया है, तो वहाँ से आप PDF इसकी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको MCQ टेस्ट इसमें मिलेंगे और प्रत्येक चैप्टर के लिए मेंस परीक्षा के अनुरूप जो टेस्ट है वो भी आपको मिलेंगे, जिन्हें आप उसको अटेम्प्ट करके और वहीं पर सबमिट भी कर सकते हैं, जिसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। तो ये कोर्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आगे चलते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के संदर्भ में 75 जल विरासत संरचनाओं की घोषणा की है और इनमें से राजस्थान के सर्वाधिक 7 स्थलों को घोषित किया गया है। तो राजस्थान और फिर साथ में तमिलनाडु, ये 2 राज्य से जिनके सबसे ज़्यादा स्थलों को, तो एक तरह से मान के चलो कि विरासत के रूप में काफ़ी प्राचीन जो जल संरचनाएं हैं, जो संरक्षण के तरीके हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। इनकी हम लिस्ट भी देखेंगे, पहले से समझ लेते हैं कि क्यों किया है। तो एक समिति गठित की गई थी, क्योंकि भारत के 75 वर्ष हो गए हैं स्वतंत्रता को, इसीलिए ये संरचनाओं की पहचान की गई है और राजस्थान के 7 जो है स्थल इसमें है। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। पूरी लिस्ट भी मैंने आपको दी है और यहाँ पर एक आपको मैप भी दिया है। तो आप देख सकते हैं दौसा में आपके चांद बावड़ी हो गई, ठीक है, सबसे पहले है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अजमेर में अगर हम बात करें, अजमेर की आना सागर झील 12वीं शताब्दी की झील है। फिर इसके बाद में आपके राजसमंद में राजसमंद झील है, ये 17वीं शताब्दी में राज सिंह के द्वारा निर्मित है। उदयपुर की झील उदयपुर में, ये 14वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक इसको निर्मित किया गया। इसके बाद में आपके तोरजी की बावड़ी है,
जोधपुर में, और एक और कायलाना झील और तखत सागर, ये भी आपके जोधपुर में ही है। और फिर बचती है आपकी गडीसर झील जो कि 14वीं शताब्दी में निर्मित की गई थी जैसलमेर में। तो ये 7 स्थान हैं जिनको हमारे यहाँ पर जल विरासत संरचना के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 अप्रैल से सौराष्ट्र तमिल संगमम इस नाम के एक नए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है सोमनाथ, गुजरात में। तो दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत ये कार्यक्रम है जिसके माध्यम से पूरे देश भर के अलग अलग क्षेत्रीय जो राज्य हैं उनको एक दूसरे की संस्कृति से जोड़ने के लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो चूंकि आप जानते हैं कि सोमनाथ से लेकर रामेश्वरम तक हमारे ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं और इनकी पूरी परंपरा है पूरे भारत देश में। इसी क्रम में दोनों राज्यों की संस्कृति को साझा करने के लिए सौराष्ट्र तमिल संगम आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बहुत से विद्वजन हैं उनका आपस में एक से दूसरे स्थान पर भ्रमण और विद्यार्थियों से जुड़े कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक पहले भी शुरुआत हो चुकी है नवंबर 2022 में, जब वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया था। तो विशेष ट्रेन भी यहाँ पर चलाई जाती है और इस तरह से लोगों को एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू कराया जाता है ताकि देश की एकता को बढ़ावा दिया जा सके। हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और इसी क्रम में एक राज्य द्वारा जो है उनके नाम पर एक नया पुरस्कार शुरू किया गया है। तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा ये पुरस्कार शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत लगभग 51 करोड़ रुपए का एक कोष बनाया गया है ताकि जो कोई व्यक्ति दलित कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहा है उसे उनकी जयंती पर हर साल 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा ऐतिहासिक हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर अंबेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2023 अर्थात इसी महीने में पूर्वी सागर जो है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 देश मिलकर के मिसाइल रक्षा अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं और इन देशों का नाम है दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। तो अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया और जापान के सहयोग से उत्तरी कोरिया को काउंटर करने के लिए, क्योंकि उत्तर कोरिया लगातार मिसाइलों का जो है प्रक्षेपण कर रहा है, अभ्यास उनका जो है परीक्षण कर रहा है। तो उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों के खिलाफ निवारक क्षमता के रूप में ये एक मिसाइल रक्षा अभ्यास शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर सिमुलेटेड बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा लक्ष्य का पता लगाने और जानकारी साझा करने का प्रयास किया जाएगा। बात करें खेलों की, तो ब्राजील पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट जो दिव्यांग खिलाड़ी है उनका एक टूर्नामेंट आयोजित किया गया जिसमें 2 स्वर्ण पदक भारत के खिलाड़ी ने जीते। उनका नाम है नित्याश्री सुमति। तो नित्याश्री सुमति ने यहाँ पर ये पदक अपने नाम किए। दोनों पदक में से एक पदक इन्होंने SH6 कैटेगरी में महिला सिंगल्स में जीता और दूसरा मिक्स डबल्स में जीता है। इनके अलावा प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। इसी तरह सिंगल्स में प्रमोद को रजत और सुकांत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। तो पुरुष डबल्स में जहां इन दोनों ने स्वर्ण जीता वहीं पर सिंगल्स में भी इन्होंने पदक जीते, लेकिन 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? नित्याश्री सुमति। तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खिलाड़ी है जिन्होंने 6.76 की व्यक्तिगत प्रदर्शन के साथ भारत की दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाने वाली महिला का खिताब हासिल किया है? तो दोस्तों, शैली सिंह नामक ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत में आयोजित ग्रांड पी 4 इंडियन ग्रांड पी 4 नामक प्रतियोगिता में ये एक जो है खिताब अपने नाम किया। दरअसल इस खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, लेकिन ये जो अंजू बॉबी जॉर्ज का 6.83 मीटर का रिकॉर्ड है उसको तोड़ने में नाकाम रही। हालांकि इसके साथ ही इन्होंने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। इनको टॉप्स अर्थात टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। आर्य जंक्शन पे आपके करंट अफेयर्स के PDF का कोर्स भी अवेलेबल है जिसे आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।